हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसका आज हम लोग चैप्टर 7 कवर करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इसका पार्ट 1 आज हम अपलोड करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो ये 2 पार्ट्स में अपलोड होगा। आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने कोशिश करी है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितना इजी लैंग्वेज में हो सके मैंने उतना इजी लैंग्वेज में वो लिखे हैं, और उतनी ही इजी लैंग्वेज में हम उन्हें समझेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस एंड कम्युनिकेशन। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज एंड ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। इसके बाद इंपॉर्टेंट सी रूट्स, इनलैंड वाटरवेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, और पाइपलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है क्या और क्यों ज़रूरी है? देखो क्या कह रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट्स, दे आर रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों जो चीजें हैं एक ही जगह मिल जाए बहुत मुश्किल है। दे आर रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जहाँ पे चीजें बन रही हैं, और कंज्यूमिंग सेंटर्स जहाँ पे चीजें कंज्यूम हो रही है, इन दोनों जगह को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, आपको बिलिंग करनी है, पेमेंट करनी है, ऑर्डर देना है, उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। और इसके अलावा ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे कह रहा है ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम्स फॉर विच इट इज बेस्ट सूटेड। हर एक एरिया, हर एक रीजन वही चीज बना रहा है जो वो बहुत अच्छे से बना सकता है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में अगर अलग अलग एरियाज हैं, तो एक चीज एक ही जगह पे बन रही है, तो इसे यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए क्या चाहिए? हमें ट्रेड चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। आगे कह रहा है ट्रेड और द एक्सचेंज ऑफ सच कमोडिटीज रिलायज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो ट्रेड है ये किस पे डिपेंड करती है? ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है, कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। जब एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर जाएगा तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा, तभी चीजें होंगी, तभी ट्रेड होगी। आगे कह रहा है लाइकवाइज द हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इन सारी चीजों के अलावा, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है, कमोडिटीज का एक्सचेंज चल रहा है आपस में, इसके अलावा कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इन्हीं तीनों चीजों पे डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे एंड ट्रेड पे। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब ट्रांसपोर्ट होता क्या है? Transport is a facility used for moving people and goods from one place to another. ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटी है जो लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। आगे कह रहा है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये जो ट्रांसपोर्ट, ये जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, इस काम में क्या क्या हम यूज़ करते हैं? ह्यूमंस भी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एनिमल्स भी, और व्हीकल्स भी। आगे कह रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोड्स एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं? रोड्स एंड रेलवेज। इसके अलावा कह रहा है वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स शिपिंग, वाटरवेज एंड एयरवेज। फिर कह रहा है पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कैरी लिक्विड्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड ओट्स। ठीक है, इन सारी चीजों में देखो, लैंड ट्रांसपोर्ट में भी, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी, और एयर ट्रांसपोर्ट में भी, यहाँ पे पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन पाइपलाइंस में सिर्फ गुड्स ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसेंजर नहीं होते, आपको याद रखना है। और पाइपलाइंस में भी कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा? दे कैरी लिक्विड्स। और लिक्विड्स कैसे? जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, या लिक्विफाइड ओर्स है, ऐसे ओर्स जो लिक्विड फॉर्म में है। इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइपलाइंस यूज करते हैं। आगे कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री दैट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी।
ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स को पूरा करती है। ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज इसने हमें नहीं बताई। आगे कह रहा है इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट रूट्स, व्हीकल्स, सिस्टम फॉर मेंटेनेंस, लोडिंग अनलोडिंग डिलीवरी। ये सारा किस में आता है, ट्रांसपोर्ट में ही आता है। रूट्स इसमें आएंगे, व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट में आते हैं, सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, लोडिंग अनलोडिंग, चीजों को लोड करना अनलोड करना एंड चीजों को डिलीवर करना, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं। आगे कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव बीन डेवलप्ड बाय नेशंस स्पेशली फॉर डिफेंस पर्पसेस। अलग अलग कंट्री ने डिफेंस पर्पसेस के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट के टाइप डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव बीन डेवलप्ड बाय नेशन। हर एक नेशन ने, हर एक कंट्री ने अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रखा है, खास करके डिफेंस पर्पसेस के लिए, अपनी आर्मी के लिए। आगे कह रहा है फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन बिल्डिंग यूनिटी कोऑपरेशन अमंग पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। देखो, अगर दो एरियाज है हमारे पास, एरिया ए और एरिया बी, अगर इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है ना, अगर रोड अच्छी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा नहीं होगा, और इन दोनों एरियाज के बीच में यूनिटी और लिंक भी अच्छा नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर दोनों एरियाज के बीच में रोड बहुत अच्छी है तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा और लोगों को लगेगा कि ये दोनों एरियाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्या होता है, लोगों में यूनिटी आती है, एरियाज के बीच में यूनिटी बढ़ती है और लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू करते हैं। आगे कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, सेवरल प्लेसेस जॉइन टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ रूट्स टू फॉर्म अ पैटर्न। अलग अलग एरियाज, अलग अलग प्लेसेस आपस में जुड़े होते हैं विद द सीरीज ऑफ रूट्स। ठीक है, विद द सीरीज ऑफ रूट्स, और ये जो एक नेटवर्क बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। अगली हमारे पास एक हेडिंग आ जाती है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है बोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इसने कंपाइल करें, एक तरीके से समराइज किए हैं। आगे हम लोग सारे अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे, लैंड वाटर एयर एंड पाइपलाइंस, लेकिन यहाँ पे अगर इसने पूछ लिया कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे आपको यही वाले पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन आर लैंड वाटर एयर एंड पाइपलाइंस। पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो 4 ही तरीके से हो रहा है, उसके 4 ही मोड्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। सबसे पहला बाय लैंड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय वाटर चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, बाय एयर जा रही हैं, और बाय पाइपलाइन जा रही है। ठीक है, आगे कह रहा है दीज आर यूज फॉर इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट। ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे पास मोड्स अवेलेबल हैं, ये इंटर रीजनल लेवल पे भी यूज हो रहे हैं और इंट्रा रीजनल लेवल पे भी यूज हो रहे हैं, मतलब विद इन अ कंट्री, ठीक है, एंड आउटसाइड अ कंट्री भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी पैसेंजर एंड गुड्स एक्सेप्ट पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के अलावा ये जितने भी मोड हमारे पास अवेलेबल हैं, लैंड वाटर एंड एयर, इनसे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन पाइपलाइन से सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, लिक्विफाइड जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे पैसेंजर पाइपलाइंस के थ्रू ट्रैवल नहीं करते, ये है हमारी पाइपलाइंस। इसके बाद कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ मोड डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मोड अवेलेबल। आप कौन सा मोड चूज करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, डिपेंड करता है कि क्या सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी चीज, उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कॉस्ट क्या लग रही है, पैसा कितना लग रहा है। और इसके अलावा आप क्या चीज देखेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या आप बाय एयर भेज सकते हैं उस चीज को या नहीं भेज सकते, बाय लैंड भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। तो 3 चीजें हैं, क्या सामान जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, और क्या क्या मोड्स आपके पास अवेलेबल है। इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड चूज करेंगे चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आगे कह रहा है रोड ट्रांसपोर्ट, अब अलग अलग जो मोड्स है हमारे पास वो क्या क्या चीजें डिलीवर करने के लिए सही है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर एंड फास्टर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड डोर टू डोर डिलीवरी। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपको कुछ ही किलोमीटर पे सामान भेजना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे चीप पड़ेगा, सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे फास्टर पड़ेगा। ठीक है, रेलवेज के लिए
अगर आपको 100 किलोमीटर में कोई चीज़ भेजनी है तो आप रेलवेज़ बहुत कम ऐसा होगा कि आप रेलवे चूज़ करेंगे, है ना? आप क्या सामान भेज रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर कम डिस्टेंस पे आप सामान भेज रहे हैं तो आप रोड ट्रांसपोर्ट से ही भेजेंगे, ठीक है? और इसकी एक अच्छी बात ये भी है रोड ट्रांसपोर्ट की, ये डोर टू डोर डिलीवरी भी करता है। इसका मतलब ये कि जो सामान है वो घर तक आएगा सीधा आपके, वो कहाँ तक आएगा? आपके घर तक आता है, ठीक है? आगे कह रहा है ओशन फ्राइटर्स यानी कि शिप्स आर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये जो ओशन शिप्स हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं? इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होते हैं। जब सामान को बहुत दूर भेजना होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर शिप्स का यूज़ करते हैं, यानी कि वाटरवेज़ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कह रहा है रेलवेज आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन अ कंट्री। ठीक है, रेलवेज कब यूज होंगे? जब आप एक ही कंट्री के अंदर जो सामान भेज रहे हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है और आपको बहुत दूर भेजना है, तब आप क्या चूज करेंगे? आप रेलवे चूज करेंगे, ठीक है, ये विद इन अ कंट्री होगा। ये सारे के सारे ना आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद रखने हैं। एमसीक्यूज के लिए भी आपको याद रखने हैं, वहां पे मैच द फॉलोइंग वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके पास एमसीक्यूज में, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि भाई रोड्स किसके लिए अच्छे हैं, ओशन फ्राइटर्स किसके लिए अच्छे हैं, कैसे सामान भेजने के लिए अच्छे हैं, या रेलवेज कौन सा सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अच्छे हैं, इस तरीके से। एयरवेज आर बेस्ट फॉर हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स। एयरवेज से आप कौन सा सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे जो कि बहुत महंगा होगा, वेट उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, वेट में हल्का होगा और पेरिशेबल है। मतलब आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा दिन तक ये रहा, इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो ये खराब हो जाएगा रास्ते में। तो आप क्या चूज़ करेंगे? आप एयरवेज़ चूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी पहुँचा देगा। अगर दूर है और आपको जल्दी पहुँचाना है तो आप बाय एयर उसे भेजेंगे सामान को। आगे कह रहा है इन एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल मोड्स वर्क टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जो मोड्स हैं, चाहे रोड है, चाहे शिप्स है, चाहे एयर है, चाहे पाइपलाइंस है, यहाँ पे पाइपलाइंस का मैं यूज नहीं करूंगा, ये है सारे के सारे, और हमारा रेलवे है, ठीक है, ये सारे के सारे एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा। जैसे इसे इस तरीके से समझो, आपने घर से कोई सामान भेजा तो बाय रोड गया रेलवे, जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहां तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पोर्ट तक गया, ये किससे? रेल से गया। पोर्ट पे जाते ही इसे किसी शिप पे लाद दिया, अब शिप से ये फिर दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली ऐसे ही एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहेगा। तो ये जितने भी मोड्स हैं कि एक दूसरे के साथ अगर मिलके काम करेंगे तो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा। अब हमारे पास आ जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, मैंने बुक की लैंग्वेज को, बुक्स में जितने भी पॉइंट हैं उन सबको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। आप एग्जाम में चाहे ये लिखे चाहे अपनी बुक से लिखे, मार्क्स आपको बराबर ही मिलने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो साथ साथ अपनी बुक भी लेके बैठे और साथ साथ हाईलाइट करते रहे और चीजों को ईजी करके एक एक पॉइंट करके समझते रहे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस ओवर लैंड। आज की डेट में भी ज्यादातर जो सामान है, ज्यादातर जो सर्विसेज है, उनकी मूवमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? बाय लैंड जा रही है, ठीक है। इन अर्ली डेज ह्यूमन themselves वर कैरियर्स, लेटर एनिमल्स वर यूज एज बीस्ट ऑफ बर्डन। शुरू-शुरू में जो ह्यूमन्स थे वही सामान एक जगह से दूसरी जगह अपने काँधे पे रख के ले जाते थे, अपने ऊपर अपने सर पे रख के ले जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझ में आया, जब उन्होंने व्हील की इन्वेंशन करी, जब व्हील उनके सामने आया कि भई हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो फिर इसी तरीके से हमारे पास बाद में एनिमल्स भी यूज़ होने लगे एज़ द बीस्ट ऑफ बर्डन। आगे कह रहा है द ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन बिगेन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन द 18th सेंचुरी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन आया, वो आया तब जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया। स्टीम इंजन आया, इसके बाद रेलवे शुरू हो गए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया, पूरा का पूरा एक चेंज आ गया पैटर्न में। आगे कह रहा है द फर्स्ट पब्लिक रेलवे वाज ओपन इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन इंग्लैंड।
पहला जो पब्लिक रेलवे शुरू हुआ, जो पैसेंजर्स के लिए शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ? 1825 में शुरू हुआ, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में, और ये दोनों जगह कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। आगे कह रहा है रेलवेज हेल्प डेवलप द इंटीरियर रीजन्स ऑफ द यूएसए फॉर फार्मिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। रेलवेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है अमेरिका के इंटीरियर रीजन्स को डेवलप करने में। अमेरिका के जो अंदर वाले जो रीजन्स हैं उन्हें डेवलप करने में रेलवेज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसे रीजन्स जहाँ पे फार्मिंग होती है, ऐसे रीजन्स जहाँ पे माइनिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है, रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सारे एरियाज को डेवलप करने में। कौन सी कंट्री के? यूएसए के। आगे कह रहा है द यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन ग्रेटली इम्प्रूव्ड रोड ट्रांसपोर्ट बाय इम्प्रूविंग व्हीकल्स एंड रोड क्वालिटी। अभी तक हम लोग स्टीम इंजन पे चल रहे थे या एनिमल कार्स पे चल रहे थे, लेकिन जब कंबस्शन इंजन आए, यानी कि जब ऐसे इंजन आए जो पेट्रोल और डीजल से चल सकते थे, जो हम लोग कार्स में यूज कर रहे थे, इसके बाद से ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया और रोड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। ठीक है, मोटर कार शुरू हुई, ट्रक शुरू हुए, ये सारी चीजें शुरू हुई और ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो गया। आगे कह रहा है पाइपलाइंस, रोपवेज एंड केबलवेज आर मॉडर्न डेवलपमेंट इन लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आज की डेट में पाइपलाइन भी शुरू हो गई है, रोपवेज भी शुरू हो गई है, रोपवेज आपको पता होगा, केबलवेज शुरू हो गए हैं, और ये मॉडर्न डेवलपमेंट है लैंड ट्रांसपोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आपको ये देखने को मिल जाता है तो आपको याद रखना है। आगे कह रहा है पाइपलाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड लाइक मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज एंड सीवेज। इसके पहले भी हमने ये पॉइंट पढ़ लिया कि पाइपलाइन किस चीज के लिए यूज होता है? लिक्विड चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। अब चाहे वो मिनरल ऑयल हो, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गई, वाटर हो जाए, स्लज, सीवेज, इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइपलाइंस यूज करते हैं। आगे कह रहा है मेजर फ्राइट्स कैरियर्स इंक्लूड रेलवेज, ओशन वेसल्स, बार्जेस, बोट्स, ट्रक्स एंड पाइपलाइंस। आज की डेट में मेजर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीजें यूज हो रही हैं वो रेलवेज हैं, ओशन वेसल्स हैं, बार्जेस। अब बार्जेस क्या होता है? बार्जेस ही होते हैं। ठीक है, ऐसे शिप्स, ऐसी बोट या जो भी ये चीज है जिनके बॉटम फ्लैट होते हैं, देखो इनके बॉटम कैसे फ्लैट है, इन्हें हम बार्जेस बोलते हैं। इसके अलावा बोट्स हो गए, ट्रक्स, पाइपलाइंस, इन चीजों से मेजरली सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आगे कह रहा है ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट मेथड्स लाइक ह्यूमन पोर्टर्स, पैक एनिमल्स, कार्ट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। जो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे ह्यूमंस है, एनिमल कार्ट्स है, ये बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। आगे कह रहा है लार्ज फ्राइटर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो अगर लोकली आपको जाना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, सपोज 1 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है, 1 किलोमीटर के आपको लिए गए 10 रुपए लिए गए 1 किलोमीटर के। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है, यानी कि आज से कितने रुपए लिए जाएंगे? 500 रुपए लिए जाएंगे, तो ये बहुत महंगा हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या चूज करते हैं? हम रेलवेज वगैरह चूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। कह रहे हैं लार्ज फ्राइटर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो बड़े बड़े जो फ्राइटर्स है, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स है, जैसे कि शिप हो गया, शिप्स हो गए, रेलवेज हो गए, ये सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, जो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है बहुत महंगे पड़ जाएंगे आपको। आप अगल बगल अगर आपको सामान ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं इनसे, लेकिन अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में सामान बेचना है तो आप ये मेथड यूज नहीं करते, बहुत महंगे पड़ सकते हैं। आगे कह रहा है इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज लाइक इंडिया एंड चाइना ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट स्टिल यूजेस ह्यूमंस और मैनुअली ड्रोन कार्ट्स। ऐसे एरियाज, ऐसी कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आज भी बाय ह्यूमन और बाय मैनुअली कार्ट से होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये जैसे रिक्शा है, ये हमारे इंडिया में भी चलता है, और अगल बगल वाली जो डेंस डेंस कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना होगा, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब लैंड ट्रांसपोर्ट में अगला हमारे पास टॉपिक आता है रोड्स। आगे कह रहा है रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन रेलवेज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर आपको थोड़ी ही दूर ट्रैवल करना है तो रोड ट्रांसपोर्ट सस्ता है। आगे कह रहा है फ्राइट बाय रोड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इट्स डोर टू डोर सर्विसेज। अगर सामान आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप बाय रोड प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये घर तक सामान आपके लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय रोड सामान भेजेंगे तो ये आपके घर तक जाएगा। अगर आप बाय रेलवे भेज रहे हैं तो वो सामान आपके घर तक नहीं आएगा, आपको उसे लेने जाना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपने भेजा है, वो जो पार्टी है उस सामान को लेने रेलवे स्टेशन जाएगी। लेकिन अगर आप बाय रोड भेज रहे हैं तो सीधा कहाँ तक जाएगा? घर तक जाएगा।
आगे इसने बात करी है कि अनमेटल रोड्स आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल सीजन्स, स्पेशली ड्यूरिंग रेन्स। जो अनमेटल रोड्स है, अभी अनमेटल रोड्स क्या हुआ? अनमेटल रोड मतलब इन सिंपल टर्म्स कच्चे रोड, ठीक है, कच्ची सड़कें। कह रहा है कि ये हर सीजन के लिए अच्छे नहीं होते, खास करके अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो अनमेटल रोड्स सुटेबल नहीं है। आगे कह रहा है इवन मेटल रोड्स फेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। वो कह रहा है कि जो पक्की सड़कें हैं, जो एकदम पक्की सड़कें हैं, वो भी बरसात में रेनी सीजन में खराब हो जाती हैं। इसके अलावा कह रहा है रेलवेज विद हाई एम्बैंकमेंट्स एंड बेटर मेंटेनेंस वर्क बेटर इन सच कंडीशन। अब ये दोनों ही सड़कें फेल हो गई, अनमेटल्ड भी और मेटल्ड भी, कच्ची सड़क भी और पक्की सड़क भी। रेनी सीजन में दोनों ही फेल हो जानी है। तो ऐसे में कह रहा है कि ऐसे में रेलवे ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे में रेलवे ज्यादा बढ़िया काम करता है। क्यों? विद हाई एम्बैंकमेंट, इसका मतलब ये जहां पे रेलवे चल रही है ये लैंड से थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है। रेलवे की जो पटरी है ये लैंड है हमारा, ठीक है, और जो पटरी है ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, तो इसे बोलते हैं हाई एम्बैंकमेंट। क्योंकि ये रोड से थोड़ा ऊपर उठी हुई है, लैंड से थोड़ा ऊपर उठी हुई है, तो जो कीचड़ वगैरह होगा वो यहीं तक होगा, यहाँ पे नहीं होगा, रेलवे की पटरी पे नहीं होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। तो रेनी सीजन में कच्ची सड़क और पक्की सड़क दोनों ही फेल हो गई, तो हमने क्या यूज करा? रेलवे यूज करा। आगे रोड्स के बारे में क्या कह रहा है? However, limited rail network makes it difficult to meet the needs of large and developing countries. ये कह रहा है कि जो रेल नेटवर्क है ये लिमिटेड है, और इससे क्या हो रहा है, लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जो बेसिक नीड्स है, खास करके लार्ज एंड डेवलपिंग कंट्रीज में वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अभी हमने क्या बात करी कि भाई कच्ची सड़क और पक्की सड़क की दोनों सड़कें फेल हो गई, तो ऐसे ऐसे में हमने क्या करा था कि भाई रेलवे ज़्यादा इंप्रूव होगा, रेलवे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा है ये नहीं, है ना, लिमिटेड है रेलवे नेटवर्क, और ये लार्ज और डेवलपिंग कंट्रीज की जो डिमांड है उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए रोड्स आर एसेंशियल फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। और रोड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेड के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। आगे कह रहे हैं रोड क्वालिटी डिफर्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू हाई कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब रोड की क्वालिटी आपको हर एक कंट्री में एक जैसी नहीं मिलेगी, कहीं पे बहुत अच्छी मिलेगी और कहीं पे बहुत खराब हालत में मिलेगी। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ये रोड की क्वालिटी अलग-अलग देखने को मिल रही है? क्योंकि रोड्स की मेंटेनेंस में पैसा बहुत लगता है। रोड्स की मेंटेनेंस में क्या लगेगा? पैसा बहुत लगेगा। Developed countries have well-built roads like motorways, autobahns in Germany and interstate highways for fast travel. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके पास रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, जैसे मोटरवेज हैं। जर्मनी में रोड्स को क्या कहते हैं? ऑटोबान्स कहते हैं, ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। या इंटरस्टेट हाईवेज हैं, ये बहुत अच्छे बने हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। इन सारी चीज़ों के अलावा भी डिस्पाइट दिस द ग्लोबल रोड नेटवर्क इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो रोड नेटवर्क आज भी कैसा है? अंडर डेवलप्ड है। आगे कह रहा है द टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इन द वर्ल्ड इज अराउंड 15 मिलियन किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में अगर हम रोड्स की बात करें तो उनकी लेंथ कितनी है? 15 मिलियन किलोमीटर है। नॉर्थ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट शेयर अकाउंटिंग फॉर 33% ऑफ द टोटल। और इस 15 मिलियन किलोमीटर का 33% अकेला कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। इट ऑल्सो हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन मोर देन वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ अमेरिका के बारे में ये अगला पॉइंट हमें बता रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में रोड डेंसिटी बहुत हाईएस्ट है, और यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे सड़कों पे व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और किससे ज़्यादा? वेस्टर्न यूरोप से भी ज़्यादा। एक टॉपिक हमारे पास आ जाता है ट्रैफिक ट्रैफिक फ्लोज। ये आपको या तो 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, या ये आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ट्रैफिक फ्लोज क्या है? देखो क्या कह रहा है। रोड ट्रैफिक हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। सड़कों पे ट्रैफिक डे बाय डे डबल ट्रिपल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सस्ता हो गया है। क्रेडिट सस्ता हो गया है तो लोग कार ले पा रहे हैं, फोर व्हीलर्स ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में हर कोई, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास भी है, ठीक है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास भी है, वो भी फोर व्हीलर अफोर्ड कर पाता है। क्यों? क्योंकि इजी एंड चीप क्रेडिट अवेलेबल है। आज की डेट में बहुत इजीली आप क्रेडिट अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो रोड ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है।
कंजेशन हैपन्स व्हेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट हैंडल ट्रैफिक डिमांड। ठीक है, ट्रैफिक तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि जब रोड ट्रैफिक डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। जब रोड इतनी बड़ी ना हो, रोड इतनी ज़्यादा कैपेबल ना हो कि वो ट्रैफिक की डिमांड को हैंडल कर पाए, तब क्या हो जाता है, कंजेशन होने लगता है। ठीक है, भीड़ होने लगती है सड़कों पे, यहाँ पे देखो। आगे कह रहा है सिटी रोड्स ऑफन सफर फ्रॉम क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, सिटी रोड्स, शहरों में जो सड़कें हैं वहाँ पे जनरली आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जनरली आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ट्रैफिक फ्लो ऑन रोड शो पीक्स एंड ट्रफ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ये कह रहा है कि ट्रैफिक में आपको क्या-क्या चीजें देखने को मिलेंगी, पीक आवर देखने को मिलेंगे एंड ट्रफ्स आवर देखने को मिलेंगे। अब ये होता क्या है, पीक आवर होता है जब बहुत ज्यादा भीड़ हो रही होती है सड़कों पे। जैसे सुबह 7 से 9 का जो टाइम होता है, आप देखेंगे इस दौरान सड़कों पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसे बोलते हैं पीक आवर्स, क्योंकि इस समय लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, तो इस समय बहुत ज्यादा भीड़ सड़कों पे होगी। या फिर शाम को 5 बजे से 8 बजे का जो टाइम होता है, इस समय भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस समय लोग अपने-अपने काम से अपने घर लौट रहे होते हैं। ठीक है? तो इन्हें बोलते हैं पीक आवर्स। इनके बीच का जो टाइम है इसे बोला जाता है लो पॉइंट्स, यानी कि ट्रफ्स। यहाँ पे आपको जो ट्रैफिक है कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। ठीक है? आगे कह रहा है पीक्स यूजुअली ऑकर ड्यूरिंग रश आवर्स सच एज़ बिफोर एंड आफ्टर वर्क। ये जो पीक्स है यानी कि हाई ट्रैफिक आपको कब देखने को मिलेगा, रश आवर्स के टाइम पे। और वो कब होते हैं, काम से पहले और छुट्टी के बाद। वही जो अभी मैंने आपको बताया, सुबह काम पे जाते वक्त और शाम को काम से घर पे लौटते वक्त। ट्रफ्स हैपन ड्यूरिंग नॉन बिजी आवर्स व्हेन फीवर व्हीकल्स आर ऑन द रोड। ठीक है, जब सब अपने काम पे पहुंच गए होंगे या सब अपने घर पे पहुंच गए होंगे, तब सड़कों पे ट्रैफिक कम नजर आता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रफ्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक, हाईवेज। ठीक है, कह रहा है हाईवेज आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। कह रहा है हाईवेज आर मेटल रोड्स बिल्ट टू कनेक्ट डिस्टेंट प्लेसेस विद स्मूथ व्हीकल मूवमेंट। हाईवेज क्या है, मेटल रोड से, यानी कि पक्की सड़कें हैं जो बहुत दूर दूर वाली जगह को आपस में जोड़ते हैं, और जिससे ये हाईवेज पे जो व्हीकल मूवमेंट है वो भी स्मूथ होती है, क्योंकि पक्की सड़कें हैं तो गाड़ियां आराम से चलती है। आगे कह रहा है दे आर अबाउट 80 मीटर्स वाइड, इंक्लूड सेपरेट लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड डुअल कैरियजवेज फॉर अनइंटरप्टेड ट्रैफिक। ये जो हाईवेज है इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है, आपको 80 मीटर तक भी देखने को मिल सकती है। इनमें ऐसे सेपरेट लेन्स होंगी, ये सेपरेट लेन्स है। इसके अलावा कह रहा है कि इस पे आपको ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे, फ्लाईओवर भी देखने को मिलेंगे एंड डुअल कैरियजवेज भी देखने को मिलेंगे। अब डुअल कैरियजवेज क्या होता है कि यहाँ पे दोनों तरफा ट्रैफिक चल रहा होगा, इधर से उधर भी चल रहा होगा और उधर से इधर भी चल रहा होगा। आगे कह रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑल सिटीज एंड पोर्ट टाउन्स आर वेल कनेक्टेड बाय हाईवेज। डेवलप्ड कंट्रीज में जितनी भी सिटीज हैं, जितने भी पोर्ट टाउन्स हैं, वो हाईवे से कनेक्टेड होते हैं। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यहाँ के बारे में देखो हमें क्या कह रहा है, नॉर्थ अमेरिका हैज अ हाई हाईवे डेंसिटी ऑफ अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 0.65 किलोमीटर में तो सिर्फ हाईवेज बने हुए हैं नॉर्थ अमेरिका में। आगे कह रहा है एवरी प्लेस इज लोकेटेड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ अ हाईवे। नॉर्थ अमेरिका में आप किसी भी जगह पे चले जाओ, वहां से मोस्टली आपको हाईवे 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आगे कह रहा है पैसिफिक कोस्ट सिटीज वेस्ट आर वेल कनेक्टेड टू अटलांटिक कोस्ट सिटीज ईस्ट। यहाँ पे जो सिटीज हैं वो ईस्ट की सिटीज से बहुत ज्यादा इजीली कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया रोड ट्रांसपोर्ट है, इसलिए वेस्ट में जो सिटीज हैं और ईस्ट में जो सिटीज हैं एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। कैनेडियन सिटीज इन द नॉर्थ आर लिंक्ड विद मैक्सिकन सिटीज इन द साउथ। कनाडा की जो नॉर्दर्न सिटीज हैं ये मैक्सिको की साउदर्न सदर्न सिटीज से बहुत इजीली कनेक्टेड है, क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, हाईवे अच्छा है। ये सब हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है द ट्रांस कैनेडियन हाईवे कनेक्ट वैंकूवर वेस्ट टू सेंट जोन्स ईस्ट। एक कनाडा में एक ट्रांस कैनेडियन हाईवे है, वो कह रहा है कि वेस्ट में एक पॉइंट है वैंकूवर, ये इसे जोड़ता है सेंट जोन से ईस्ट में। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक अंदाजा रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है।
आगे कह रहा है द अलास्कन हाईवे कनेक्ट एडमंटन कनाडा टू एनकरेज अलास्का। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे कनाडा में जिसका नाम है एडमंटन, और ये अलास्का से जुड़ जाता है जाके। ठीक है, इतना ज्यादा जोर देने की इन पे जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स पे, बस याद रखना कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, ये ऊपर वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ठीक है, ये है हमारा ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो वैंकूवर को जोड़ता है किससे, सेंट जॉन से ईस्ट में। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है पैन अमेरिकन हाईवे, अभी भी हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट में। पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्ट साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। 3 पॉइंट हो गए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट हो गया, और नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा, दे आर प्रमोटिंग इंटर कॉन्टिनेंटल रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब 2 कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास, एक आ गया नॉर्थ अमेरिका और एक आ गया हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, कह रहा है कि एक हाईवे बना हुआ है जिसे हम पैन अमेरिका हाईवे बोल रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की सिटीज को साउथ अमेरिका की सिटीज से जोड़ रहा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका की सिटीज को साउथ अमेरिका की सिटीज से जोड़ रहा है। अगला हमारे पास पॉइंट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब नॉर्थ अमेरिका की बात खत्म हो गई, अगला पॉइंट हमारे पास किसके बारे में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आ रहा है। कह रहा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे इन ऑस्ट्रेलिया लिंक्स डार्विन इन द नॉर्थ टू मेलबर्न साउथ थ्रू द टेनेंट क्रीक एंड एलिस स्प्रिंग। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है ऑस्ट्रेलिया में जो डार्विन को किससे जोड़ रहा है, मेलबर्न से जोड़ रहा है। ठीक है, नॉर्थ में डार्विन को, साउथ में मेलबर्न से जोड़ रहा है। और ये जो हाईवे है ये टेनेंट क्रीक से होते हुए जाता है और एलिस स्प्रिंग से होते हुए जाता है। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो ये याद रख लेना कि डार्विन नॉर्थ में है और मेलबर्न साउथ में है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। यूरोप में चलते हैं। यूरोप के बारे में वो कह रहा है कि यूरोप हैज मैनी व्हीकल्स एंड अ डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क, बट हाईवेज फेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। यूरोप में व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, हाईवेज बहुत अच्छा डेवलप्ड है, लेकिन ये जो हाईवे है ये बहुत टफ कंपटीशन में रहता है रेलवेज के साथ और वाटरवेज के साथ। ज्यादातर लोग वहां पे रेलवेज भी प्रिफर करते हैं। आगे कह रहा है अ डेंस हाईवे नेटवर्क एग्जिस्ट इन इंडस्ट्रियलाइज रशिया वेस्ट ऑफ द यूराल्स विद मॉस्को एज द हब। जो एक रशिया में जो मॉस्को है उसके ईस्ट में आपको एक बहुत डेंस हाईवे नेटवर्क देखने को मिलेगा। आगे रशिया के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। द मॉस्को एंड व्लादिवोस्टोक हाईवे कनेक्ट वेस्टर्न रशिया टू ईस्टर्न रशिया। ठीक है, वेस्ट में मॉस्को को जोड़ रहा है, ईस्ट में व्लादिवोस्टोक एक एरिया है उससे आपस में जोड़ रहा है ये हाईवे। ये आपको मैप में भी आएगा, आगे हम मैप भी डिस्कस करेंगे तो इतनी ज्यादा लोड नहीं लेनी है, आराम से पढ़ेंगे। आगे कह रहा है हियर हाईवेज आर लेस इंपॉर्टेंट देन रेलवेज ड्यू टू रशियाज वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। देखो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग 9000 किलोमीटर है। ठीक है, तो लोग बाय बस तो सफर करेंगे नहीं, बाय व्हीकल तो सफर करेंगे नहीं, तो वो क्या प्रीफर करते हैं, यहाँ पे रेलवेज प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हियर हाईवेज आर लेस इंपॉर्टेंट देन रेलवेज, रेलवे से लोग सफर करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। चाइना की बात आ जाती है। कह रहा है इन चाइना हाईवेज क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज सच एज संगसो, शंघाई, ग्वांगजो एंड बीजिंग। इन चारों कंट्रीज को आपस में जोड़ते हैं हाईवेज, पूरी कंट्री को क्रिस क्रॉस करते हुए। आगे कह रहा है अ न्यू हाईवे लिंक्स चेंगडू विद लासा इन तिब्बत। ठीक है, चेंगडू और लासा है तिब्बत में, इसे जोड़ने का एक नया हाईवे शुरू हुआ है। इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया हैज मैनी हाईवेज कनेक्टिंग मेजर टाउन्स एंड सिटीज। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे हाईवेज हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंक्स द 4 मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एक हाईवे है हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये है देखो, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है ये शेप देखो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि नॉर्थ में हमारे पास न्यू दिल्ली है,
वेस्ट का पॉइंट कौन सा है? मुंबई है, साउथ का चेन्नई है और ईस्ट का कोलकाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ऐसे करके भी, और ये आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा चांसेस है कि देखने को मिल सकता है। अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। इन अफ्रीका अ हाईवे जॉइंस एल्जियर्स इन द नॉर्थ टू कोनाक्री इन गिनी। ठीक है, ये है देखो, एल्जियर्स इन द नॉर्थ टू कोनाक्री इन गिनी, इसे जोड़ता है एक हाईवे। इसके अलावा कह रहा है सिमिलरली कायरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन। एक हाईवे कायरो को भी जोड़ता है, किसके साथ? केप टाउन से जोड़ता है। ये पैन अफ्रीकन यानी कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाले हाईवेज है। आपको याद रखना कि ये कोई एक कंट्री के अंदर नहीं, ये पूरे कॉन्टिनेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर रोड्स। रोड्स बिल्ट अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। ऐसे रोड्स जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के आसपास बने होंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड्स बनते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। दे हेल्प कनेक्ट रिमोट बॉर्डर एरियाज विद मेजर सिटीज एंड सपोर्ट नेशनल डिफेंस। ये बॉर्डर एरियाज को किसके साथ जोड़ते हैं? मेजर सिटीज के साथ जोड़ते हैं। इससे टाइमली यहाँ पे डिफेंस सिस्टम पहुंच सकता है, डिफेंस चीजें पहुंच सकती है, जैसे हथियार हो गए, आर्मरी हो गई और बाकी ट्रूप्स हो गए, वो सारे यहाँ पे टाइमली पहुंच सकते हैं। इसलिए रोड अच्छे बने होने चाहिए और इन रोड्स को हम क्या कहते हैं? बॉर्डर रोड्स कहते हैं। आगे कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव सच रोड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप्स। ठीक है, हर एक कंट्री में आपको इस तरह के रोड देखने को मिल जाएंगे, हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के रोड बनाती है, हम सबको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज। कह रहा है रेलवेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड। रेलवेज किस काम के लिए यूज हो रहे हैं? बल्की गुड्स को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन नियर बाय डिस्टेंस पे नहीं, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। रेलवे गेजेस डिफर बाय कंट्री एंड आर क्लासिफाइड एज ब्रॉड, स्टैंडर्ड, मीटर गेज एंड नैरो गेजेस। देखो, रेलवे गेज क्या होते हैं? रेलवे की पटरियों के बीच में जो चौड़ाई होती है ना, रेलवे की जो पटरियां होती हैं, रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, इनके बीच में कितनी विड्थ है, इनकी कितनी विड्थ है, इसे हम बोलते हैं रेलवे गेज। तो ये मेजरली चार होती हैं। एक होती है ब्रॉड गेज, इसकी जो विड्थ होती है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है। स्टैंडर्ड गेज होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 1.44 मीटर। इसके बाद आती है मीटर गेज, इसकी विड्थ कितनी है? 1 मीटर है। और इसके बाद आती है नैरो गेज, इसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर से कम होती है। ठीक है, 1 मीटर से कम होती है। कह रहा है द स्टैंडर्ड गेज इज यूज इन द यूके। यूनाइटेड किंगडम में कौन सा गेज यूज हो रहा है? कौन सा रेलवे ट्रैक यूज हो रहा है? स्टैंडर्ड गेज यूज हो रहा है। आगे कह रहा है कम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। अब ये कम्यूटर ट्रेन्स क्या हो गई? कम्यूटर ट्रेन्स का मतलब होता है ये जो लोकल्स चलती है ना, लोकल्स चलती हैं, लोकल ट्रेन जो चलती है इन्हें बोलते हैं कम्यूटर ट्रेन्स। तो ये यूके, यूएसए, जापान और इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स डेली टू एंड फ्रो इन द सिटीज। लोग इन ट्रेन्स का डेली यूज करते हैं अपने काम पे जाने के लिए और अपने काम से वापस आने के लिए। दे ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इन द सिटीज, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो हो गई, मेट्रो ट्रेन हो गई। देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 13 लाख किलोमीटर का रेलवेज आज की डेट में ऑपरेट कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है, कम्यूटर ट्रेन का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? मुंबई लोकल हो गया। यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं अब। कह रहा है यूरोप हैज अ वेरी डेंस रेलवे नेटवर्क। यूरोप में बहुत डेंस रेलवे नेटवर्क है, अबाउट 4,40,000 किलोमीटर का। और ये जो रेलवे नेटवर्क है ये डबल और मल्टी ट्रैक्ड आपको देखने को मिल सकता है, या तो उसमें 2 ट्रैक होंगे या फिर 2 से ज्यादा ट्रैक होंगे। ये यूरोप की बात कर रहा है। बेल्जियम के बारे में बताएं तो कह रहा है कि बेल्जियम हैज द हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी विद 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे पर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। यूरोप में ही एक कंट्री है बेल्जियम, उसके बारे में क्या कह रहा है कि 6.5 किलोमीटर का अगर एरिया है तो उसमें से 1 किलोमीटर किसके लिए यूज हो रहा है? रेलवेज के लिए यूज हो रहा है। तो हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी कहाँ पे है? यूरोप में बेल्जियम में है। द इम्पोर्टेंट रेल हेड्स आर लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन एंड वॉर्सो। ये इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है एक तरीके से आप समझो। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लाइट इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज। इन कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे पैसेंजर ट्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट इतना इजीली इतना ज्यादा उनमें नहीं हो रहा है। ज्यादातर उनमें से लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनमें सफर कर रहे हैं।
आगे कह रहा है अंडरग्राउंड रेलवेज आर वाइटल इन लंदन एंड पेरिस। ठीक है, लंदन और पेरिस में अंडरग्राउंड रेलवेज भी चल रहे हैं। द चैनल टनल कनेक्ट लंदन एंड पेरिस ऑपरेटेड बाय द यूरो टनल ग्रुप। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, चैनल टनल किसे कनेक्ट कर रही है? लंदन और पेरिस को कनेक्ट कर रही है, और इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? यूरो टनल ग्रुप इसे ऑपरेट कर रहा है। आगे कह रहा है रेलवेज मेकअप अबाउट 90% ऑफ रशियाज टोटल ट्रांसपोर्ट। रशिया में अभी हम क्योंकि बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है रशिया का। ठीक है, रशिया का जो एरिया है बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है। तो कह रहा है कि रशिया का जो ट्रांसपोर्ट है उसका 90% कौन हैंडल कर रहा है? रेलवे हैंडल कर रहा है, विद अ डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ द यूरल्स। और ज्यादा, इनमें से ज्यादा जो डेंस नेटवर्क है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूरल माउंटेन्स के वेस्ट की तरफ। यहाँ पे अगर यूरल माउंटेन्स है, इसके वेस्ट की तरफ आपको ज्यादा डेंस नेटवर्क देखने को मिलेगा। आगे कह रहा है मॉस्को इज द मेन रेल हेड विद मेजर लाइंस स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री। रशिया में जो मॉस्को है, यहाँ ही से अलग अलग रेलवे नेटवर्क चल रहे हैं। ठीक है, तो मेन रेल हेड क्या है? मेन रेलवे पॉइंट क्या है? मॉस्को है रशिया में। मॉस्को ऑल्सो हैज इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कम्यूटर ट्रेन। मॉस्को में ही आपको अंडरग्राउंड रेलवेज भी देखने को मिल जाएंगे रशिया में, और कम्यूटर ट्रेन यानी कि लोकल ट्रेन भी देखने को मिल जाएंगी। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका हमारा ये आ गया यहाँ पे। इसकी अगर हम बात करें, ये कह रहा है इट हैज अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल रेल नेटवर्क। वर्ल्ड अगर 100% है तो उसका 40% कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है रेलवे नेटवर्क। कह रहा है यहाँ पे रेलवेज आर मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, बल्कि फ्राइट रेदर देन पैसेंजर्स। एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछ सकता है। कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में रेलवेज का मेन यूज किस काम के लिए हो रहा है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हो रहा है। यहाँ पे पैसेंजर इतना यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग इतना यूज नहीं कर रहे रेलवेज का। ज्यादा ज्यादा यूज किसके लिए हो रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्लाइट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरे के ले जाने के लिए हो रहा है। द डेंसेस्ट रेल नेटवर्क इज इन द इंडस्ट्रियलाइज एरिया ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड नियर बाय कनाडा। ठीक है, जो हमारा ईस्ट और सेंट्रल यूएसए हो गया ये वाला हिस्सा, और जो कनाडा के जो एरिया हो गए, यहाँ पे आपको डेंस रेलवे नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज एरिया यहीं पे है, इंडस्ट्रियल एरियाज यहीं पे है। कनाडा के बारे में अगर बात करें, कह रहा है कनाडाज रेलवेज आर पब्लिकली ओन्ड एंड स्प्रेड अक्रॉस स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। कनाडा में जो रेलवे है उसे पब्लिक ओन कर रही है, यानी कि वो किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और ये पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, ऐसे एरियाज में भी फैले हुए हैं जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, यानी कि कनाडा में रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा डेवलप्ड है, क्योंकि ऐसे एरियाज तक भी जा रहा है जहाँ पे लोग कम रह रहे हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज तक जा रहा है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज मेनली ट्रांसपोर्ट व्हीट एंड कोल। अगेन आपको ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे चल रहा है, मतलब ऐसा रेलवे चल रहा है जो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है अमेरिका की। ठीक है, तो वो उसका मेनली यूज किस काम के लिए हो रहा है? व्हीट और कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। अब हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। ये इसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिका की बात करी, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। इसके लिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया हैज अराउंड 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज विद 25% इन न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल रेलवेज कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका लगभग 25% यानी कि 10,000 किलोमीटर कहाँ पे है? साउथ वेल्स में है। ठीक है, इस पूरे का 25% यानी कि 10,000 किलोमीटर कहाँ पे है? साउथ वेल्स में फैला हुआ है। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे कनेक्ट्स पर्थ टू सिडनी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे चल रहा है, और ये पर्थ जो यहाँ पे है और सिडनी यहाँ पे है, इन दोनों एरियाज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। न्यूजीलैंड रेलवेज आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड सर्विंग फार्मिंग रीजन्स। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, ये न्यूजीलैंड बगल में ही है। न्यूजीलैंड की अगर हम लोग बात करें, तो कह रहा है कि न्यूजीलैंड में जो रेलवे है वो आपको नॉर्थ आइलैंड में देखने को मिलेगा, जो फार्मिंग रीजन्स में चल रहा है, ऐसे रीजन्स में चल रहा है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। अब बात आ जाती है साउथ अमेरिका की। ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। इसके बारे में कह रहा है साउथ अमेरिकाज डेंसेस्ट रेल नेटवर्क आर इन द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना एंड ब्राजील्स कॉफी ग्रोइंग रीजन। साउथ अमेरिका में रेलवे नेटवर्क है तो सही, लेकिन डेंसेस्ट नेटवर्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दो एरियाज में देखने को मिलेगा, एक तो अर्जेंटीना में
और ब्राज़ील के उस रीजन में जहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाई जा रही है। इन 2 एरियाज़ में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। These two regions account for 40% of the continent's total railways route length. पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे साउथ अमेरिका में जितनी भी रेलवे है, उसका 40% बस इन्हीं 2 एरियाज़ में है। कौन से 2 एरियाज़ में है? अर्जेंटीना में और ब्राज़ील में, ठीक है? ये दोनों यहीं पे हैं। ये है हमारा अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये वाला जो एरिया है, ठीक है? अब चिली की बात कर रहा है। चिली हैज़ अ सिग्निफिकेंट रेल नेटवर्क कनेक्टिंग कोस्टल एरियाज़ विद इंटीरियर माइनिंग साइट्स। चिली में भी बहुत अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क देखने को मिल जाता है, ठीक है? ये है हमारा चिली यहाँ पे। यहाँ पे ये कह रहा है कि रेलवे नेटवर्क कोस्टल एरियाज़ को इंटीरियर एरियाज़ के साथ जोड़ रहा है जहाँ पे माइनिंग चल रही है, ठीक है? ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। आगे कह रहा है कंट्रीज लाइक पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला हैव अ शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेलवेज। यहाँ पे भी रेलवे है, लेकिन वो शॉर्ट है और सिंगल ट्रैक है। मल्टी ट्रैक रेलवेज यहाँ पे नहीं चल रहे, सिंगल ट्रैक चल रही है। मतलब एक बार में एक ट्रैक पे एक ही रेलवे चल रहा है। हमारे यहाँ कई सारे होते हैं, आपने देखा होगा, अगल बगल ट्रेन चल रही होती है। These rail lines usually run from ports to the interior without interconnecting links. ठीक है, यहाँ पे जो रेलवे चल रही है, ये पोर्ट को इंटीरियर रीजन से जोड़ रही है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग रेलवे चल रहा है जो पोर्ट को इंटीरियर रीजन के साथ जोड़ रहा है, लेकिन ये रेलवेज आपस में इंटरलिंक नहीं है। आगे कह रहा है चिली के बारे में, देयर इज वन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे दैट कनेक्ट ब्यूनस आयर्स इन अर्जेंटीना टू वेलपरिसो इन चिली। ठीक है, अगर ये हमारा साउथ अमेरिका है तो इस एरिया को, अर्जेंटीना के इस एरिया को ब्यूनस आयर्स से जोड़ रहा है एक इंटर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क। ठीक है, इट क्रॉसेस द एंडीज माउंटेन्स थ्रू द अस्पलाटा पास एट 39,000 मीटर्स की हाइट पे। ठीक है, इसे ऐसे समझो, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका। यहाँ पे हमें मिलते हैं रॉकीज माउंटेन्स इस वाले एरिया में, और यहाँ पे हमें मिलते हैं एंडीज माउंटेन्स। तो ये कह रहा है कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे चल रहा है जो एंडीज माउंटेन्स को पास करते हुए चलता है। और ये एंडीज माउंटेन्स को कहाँ पे पास कर रहा है? एंडीज माउंटेन्स को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? ये अस्पलाटा पास पे क्रॉस कर रहा है, जिसकी हाइट है 3900 मीटर्स। ठीक है, पहाड़ों में कहीं ये पास हो रही है। एशिया के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कह रहा है इन एशिया रेलवे नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ जापान, चाइना एंड इंडिया। एशिया में जो 3 कंट्रीज हैं, जापान, चाइना एंड इंडिया, इनके डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज में रेलवे नेटवर्क भी डेंस आपको देखने को मिलेगा। एशिया में ही अदर कंट्रीज हैव रिलेटिवली फ्यू रेल रूट्स। एशिया की अलग जो दूसरी कंट्रीज हैं, इन मेजर कंट्रीज के अलावा वहाँ पे भी रेलवे नेटवर्क है, लेकिन इतना डेंस रेलवे नेटवर्क आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वेस्ट एशिया हैज द लीस्ट रेल डेवलपमेंट ड्यू टू डेजर्ट एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये है हमारा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, और ये आ गया हमारा वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादातर डेजर्ट वाले एरियाज है। अब डेजर्ट वाले एरियाज में रेलवे ट्रैक बनाना ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। तो और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ना के बराबर रहती है, तो इतना ज़रूरी होता भी नहीं है कि भाई यहाँ पे भी रेलवे रेलवे नेटवर्क बिछाया जाए। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में क्या कह रहा है कि रेलवे डेवलपमेंट लिस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा और पॉपुलेशन भी ना के बराबर है, बहुत लो पॉपुलेशन है। अब बारी आ जाती है अफ्रीका की। ये है हमारा अफ्रीका। Africa has about 40,000 kilometer of railways with 18,000 kilometer in South America due to the concentration of gold, diamond and copper mining activities. पूरे अगर अफ्रीका की बात करें तो 40,000 किलोमीटर रेलवे इसके पास है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास। लेकिन इस 40,000 किलोमीटर में से 18,000 कहाँ पे है? अकेला साउथ अफ्रीका के पास है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस है, डायमंड माइंस है और कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पे रेलवे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें अफ्रीका में हमें कौन कौन से मेजर रूट्स देखने को मिलेंगे? एक आ जाता है हमारे पास बेंगुएला रेलवे, जो अंगोला से कटांगा तक चलता है, जाम्बिया कॉपर बेल्ट से होते हुए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बहुत रेयर चांसेस है अगर आ गया तो। आगे क्या है ना, तंजानिया रेलवे चल रहा है जो जाम्बिया को दार ए सलाम से जोड़ रहा है। एक रेल लिंक बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका को जोड़ रहा है।
इसके अलावा ब्लू ट्रेन चल रही है केप टाउन टू प्रिटोरिया। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो डरने की बात नहीं है, अगर ये आ गया तो एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, जो बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक आपको लग रहे हैं उन लास्ट में पढ़ना। कह रहे हैं इन कंट्रीज लाइक अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या, यूथोपिया, रेलवे लिंक्स पोर्ट्स टू इनलैंड एरियाज बट लैक इंटर कंट्री कनेक्शन। वही सेम चीज जो अभी हमने चिली और पेरू के बारे में पढ़ी थी, ये कह रहा है कि इन सारी कंट्रीज में जो रेलवे है वो पोर्ट को इनलैंड एरियाज के साथ जोड़ तो रहा है, लेकिन इंटर कंट्री कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से समझो कि यहाँ पे जो एक रेलवे ट्रेन चल रही है वो पोर्ट को अंदर तक तो लेके जा रही है, ठीक है, पोर्ट से इनलैंड एरियाज को तो जोड़ रही है, लेकिन आपस में कंट्रीज आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से ये हमें बता रहा है। ठीक है, इन सारी कंट्रीज में रेलवे चल रही है जो पोर्ट को इनलैंड एरियाज तक लेके जा रही है, लेकिन आपस में कंट्रीज कनेक्टेड नहीं है। अब एक इस तरह से हमारी बुक में एक बॉक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। कह रहे किंगाई तिब्बत ट्रेन रन्स 1956 किलोमीटर फ्रॉम शिनिंग टू लासा। एक ट्रेन चल रही है जिसका नाम है किंगाई तिब्बत ट्रेन, और ये शिनिंग से लासा के बीच में चल रही है। टोटल लेंथ कितनी कवर कर रही है? 1956 किलोमीटर। कह रहा है कि अबाउट 960 किलोमीटर ऑफ इट लाइज अबाउट 4000 मीटर एल्टीट्यूड। इस पूरी डिस्टेंस में से 960 किलोमीटर ये कहाँ पे कवर कर रही है? 4000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे कवर कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट पे कवर कर रही है, पहाड़ों पे कवर कर रही है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट लाइज 5072 मीटर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ट्रैक। ठीक है, ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो रेलवे नेटवर्क जो चल रहा है यहाँ पे, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे पड़ रहा है? 5072 मीटर की हाइट पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ट्रैक बन जाता है। It's 200 मीटर, इट इज 2000 मीटर हायर देन पेरुवियन एंडीज रेलवेज। इसकी जो हाइट है पेरुवियन एंडीज रेलवेज से 200 मीटर ज्यादा है। अराउंड 550 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लाई ऑन फ्रोजन अर्थ परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, इस पूरी डिस्टेंस में से ये जो लगभग 2000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर कर रही है जो ट्रेन, इसका 550 किलोमीटर ऐसे एरियाज में पड़ रहा है जहां पे हमेशा पाला पड़ा रहता है, फ्रोजन अर्थ टेम्परेचर पे चल रहा है। अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, जिनका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे उसके नाम से ही पता चल रहा है, जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करेगा और एक पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ेगा। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक्स इट्स टू एंड्स। पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए दोनों एंड्स को जोड़ेगा आपस में, इसके ईस्ट और वेस्ट पॉइंट को जोड़ेगा या फिर नॉर्थ और साउथ पॉइंट को आपस में जोड़ेगा। They were constructed for economic and political reasons to facilitate long runs in different direction. इन्हें बनाया क्यों गया है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कि लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प मिले और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ठीक है, कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये अभी सीबीएसई ने अपने 2025 बोर्ड में पूछा था। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में पढ़ लेते हैं। The Trans-Siberian Railway in Russia runs from St. Petersburg in the west to Vladivostok on the Pacific coast in the east. ठीक है, यहाँ पे है हमारा व्लादिवोस्टक और यहाँ पे कहीं पे है हमारा सेंट पीटरबर्ग। तो वेस्ट में सेंट पीटरबर्ग और ईस्ट में व्लादिवोस्टक, इन दोनों को आपस में कौन सा जोड़ रहा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ रहा है। अभी हम आगे इसे मैप में भी देखेंगे, तो डरना नहीं है। ठीक है, इन दोनों एरिया को जोड़ रहा है। वेस्ट में सेंट पीटरबर्ग है और ईस्ट में है व्लादिवोस्टक। It passes through Moscow, Ufa, Novosibirsk, Irkutsk, चीता, खबारोस्ट, ईटीसी। इन सारे एरियाज को ये आपस में जोड़ता है। इनमें से एक आध का नाम याद रख लेना जो इजी है, जैसे मॉस्को, उफा, ये याद रख लेना। चीता के बारे में कह रहा है, चीता इज एन इम्पोर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकुस्क इज अ फर सेंटर। चीता क्या है? कि एग्रो सेंटर है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और इसके अलावा इरकुस्क क्या है? यहाँ पे फर सेंटर है, यहाँ पे मतलब वो शीप वगैरह यहाँ पे पालते हैं, यहाँ से फर कलेक्ट होता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इट इज एशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट एंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रूट ये है, पहला पॉइंट, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक रेलवे है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक रेलवे कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे।
इसकी लेंथ कितनी है? 9332 किलोमीटर। ये डबल ट्रैक्ड है और इलेक्ट्रिफाइड है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप अलग अलग करके भी लिखेंगे ना तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट हैज हेल्प इन ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, जो ये एशिया वाला जो एरिया है ये वाला है, हम सबको पता है कि रशिया का जो एक हिस्सा है एशिया में आता है और एक हिस्सा कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है। तो एशिया के इन रीजन्स को यूरोप के इन रीजन से जोड़ने में इसने हेल्प करी है। इट रन्स अक्रॉस द यूरल माउंटेन्स एंड द ओब एंड येनिसी रिवर्स। ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है यूरल माउंटेन्स को पास करते हुए जाता है और ओब एंड येनिसी रिवर्स को भी पास करता है, क्रॉस करता है। तो ये है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये मैप के लिए है, याद रखना। और मैप में आपसे दो ही चीजें पूछेगा, इसका वेस्टर्न पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग एंड इसका ईस्टर्न पॉइंट यानी कि व्लादिवोस्टोक। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। इस मैप में इन दोनों को सर्कल कर लो, ये दोनों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है इसका नाम क्या है? ट्रांस कैनेडियन। कनाडा, कनाडा में पड़ता है। तो कह रहा है दिस इज 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886। ये कब बना था? 1886 में बना था। और इसकी लेंथ कितनी है? 7050 किलोमीटर है। इट रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट। ईस्ट में हैलिफैक्स से लेके वेस्ट में वैंकूवर तक ये चलता है। ठीक है, इट पासेस थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी। इन सारी सिटीज से होके ये पास होता है। आगे कह रहा है इट बिकेम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बन गया। और क्यों बना है? क्यों? क्योंकि इन रीजन्स को, कौन कौन से रीजन्स को? क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को जोड़ता है प्रेरी व्हीट बेल्ट से एंड द नदर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन से। इन तीनों रीजन्स को आपस में जोड़ता है ये। ठीक है, क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को आपस में जोड़ता है किसके साथ? प्रेरी व्हीट बेल्ट के साथ। और नॉर्थ में जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन है इन सबको आपस में जोड़ता है कौन? ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये इसलिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अ लूप लाइन फ्रॉम विनिपिग टू थंडर बे कनेक्ट दिस रेल लाइन विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक लूप लाइन चल रही है विनिपिग से लेके थंडर बे तक। ठीक है, यानी कि लेक सुपीरियर तक। अभी जो लेक सुपीरियर है ये एक वाटरवे है। वाटरवे अभी हम आगे बढ़ेंगे। वाटरवे का मतलब यहाँ पे शिप्स चलती है, यहाँ पे भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। तो लेक सुपीरियर से विनिपिग तक एक लूप लाइन चल रही है जो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचेगी? ट्रांस कैनेडियन रेलवे तक पहुंचेगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो रेलवे लाइन है ये किसके साथ जुड़ रही है? एक इंपॉर्टेंट वाटरवे के साथ जुड़ रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रेलवे लाइन वाटरवे के साथ जुड़ रही है। वाटरवे का नाम क्या है? लेक सुपीरियर है। इसकी वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज कैनेडाज इकोनॉमिक आर्टरी मेनली यूज्ड टू एक्सपोर्ट व्हीट एंड मीट। आपको ये पॉइंट अलग से याद रखना है। ठीक है, ये जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे है ये इंपॉर्टेंटली किस काम के लिए चल रही है? व्हीट एंड मीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चल रही है। और ये कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारा वेस्टर्न पॉइंट इसका, ट्रांस कैनेडियन रेलवे का वैंकूवर। और ये है हैलिफैक्स, इसका ईस्टर्न पॉइंट। आपको ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम में आने वाले हैं मैथ्स में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ सकता है तो 3 मार्क्स में आ सकता है। क्या कह रहा है? दिस रेल लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को पासिंग थ्रू मेजर सिटीज लाइक क्लीवलैंड, शिकागो एंड सैक्रामेंटो। ये दो सिटीज को आपस में जोड़ रहा है जो ईस्टर्न पॉइंट पे है और वेस्टर्न पॉइंट पे है। ईस्टर्न पॉइंट पे है हमारा न्यूयॉर्क और वेस्टर्न पॉइंट पे है हमारा सैन फ्रांसिस्को। इन्हें आपस में कौन जोड़ रहा है? यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे जोड़ रहा है। आगे कह रहा है वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रूट इंक्लूड ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। ये सारी चीजें इस रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब अगला हमारे पास आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ठीक है, हमने ट्रांस साइबेरियन देख लिया, ट्रांस कैनेडियन देख लिया। अगला हमारे पास है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का।
दिस रेल लाइन रन्स वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस सदर्न ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। पर्थ वेस्ट में, सिडनी ईस्ट में, ये इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। आगे कह रहा है इट पासेस थ्रू कालगुली, पोर्ट ऑगस्टा एंड ब्रोकन हिल, इन सारी एरियाज को पास करते हुए जा रही है। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स है। आ मेजर नॉर्थ साउथ रेल लाइन कनेक्ट एडिलेडी टू एलिस स्प्रिंग्स। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में भी एक रेलवे लाइन चल रही है जो एडिलाइडे को एलिस स्प्रिंग के साथ जोड़ रही है। इट इज प्लान टू लिंक फर्दर विद द डार्विन बर्डम लाइन। ठीक है, इसी रेलवे लाइन को आगे जोड़ने की बात भी चल रही है। दोनों पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है द ओरिएंट एक्सप्रेस। दिस रेल लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल वाया स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। पेरिस से लेके इस्तांबुल तक चल रही है। पेरिस ये आ गया हमारा, ठीक है, फ्रांस में। और यहाँ से लेके कहाँ तक चल रही है, ये टर्की तक चल रही है। टर्की में है हमारा इस्तांबुल। इतनी सारी कंट्रीज को क्रॉस करते हुए ये चल रही है। यहाँ पे देखो, कह रहा है लंदन टू इस्तांबुल ट्रेवल टाइम इज रिड्यूस टू 96 आवर्स कंपेयर टू 10 डेज बाय सी। अगर आप लंदन से इस्तांबुल बाय सी जाना चाहेंगे, बाय ओशन जाना चाहेंगे, तो कम से कम इस ये जो रेलवे शुरू हुआ है इसने 10 दिन कम कर दिया उस सफर को। ठीक है, इट इज रिड्यूस बाय 96 आवर। पहले कितना दिन लग रहा था, 10 डेज लग रहे थे। मेन एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट इंक्लूड चीज, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। ये सारा का सारा सामान इस रेलवे लाइन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। A proposed trans-Asiatic railway aims to connect Istanbul with Bangkok via ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। आने वाले टाइम में एक ट्रांस एशियाटिक रेलवे लाइन की भी बात हो रही है। और ये जो रेलवे लाइन है ये इस्तांबुल से होके, ठीक है, बैंकॉक तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, बैंकॉक तक जाएगी। अब बीच में कौन कौन सी कंट्रीज पड़ेंगी, बीच में ईरान भी पड़ेगा, बीच में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार भी पड़ेगा। ठीक है, ये बात अभी चल रही है, अभी ऐसा होना बाकी है, पता नहीं कब होगा। ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझ लो, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कह रहा है कि लंदन से इस्तांबुल अगर आप जाएंगे, बाय ओशन जाएंगे, तो आपको 10 दिन लगेंगे। ठीक है, अब वो जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। अब वो कितनी हो गई, 96 आवर्स में आप लंदन टू इस्तांबुल पहुंच सकते हैं बाय दिस रेलवे। ठीक है, अब यहाँ से जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे हमने पढ़े हैं, एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, ठीक है, यही आएंगे, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से यही 6 पॉइंट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी कि रशिया में जो है। तो इसका जो वेस्ट एंड है ये है सेंट पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को। ये है हमारा मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, और इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है ये है हमारा व्लादिवोस्तोक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो कनाडा में है। इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है हैलिफैक्स। इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है ये है हैलिफैक्स। ठीक है, इसके अलावा इसका जो वेस्टर्न पॉइंट क्या है, इसका वेस्टर्न पॉइंट है वैंकूवर। अब हमारे पास आ जाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ये भी मैप में आपको देखने को मिल सकता है। जो इसका ईस्टर्न पॉइंट है ये है सिडनी, और इसका जो वेस्टर्न पॉइंट है ये है पर्थ। ठीक है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से यही 6 पॉइंट आपसे पूछेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी मैंने एक मैप की चीट शीट भी बनाई है जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, वो हम बहुत जल्दी स्टडी करेंगे। आप उसे चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं अपने प्री बोर्ड के लिए। और क्योंकि मैंने बताया था कि इसका आज हम लोग पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, तो पार्ट 1 में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पूरा कवर कर लिया। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ये कोशिश की है कि जितना ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ उतना ईजी समझाने की कोशिश करी है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड होगा। होपफुली मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।